हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हमने इससे पहले देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कैसे वो काम करता है। आज हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। ये यूनिट है चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी। हमने देखना है कि जो डेमोक्रेसी हमने देखी है, हमने समझी है, वो एज इट इज अप्लाई हो रही है, चल रही है, उसका इंप्लीमेंट एज इट इज हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे हमें राइट ऑफ इक्वालिटी दिया गया है, राइट ऑफ लिबरल दिया, हम लिबरल है, हमें राइट ऑफ लाइफ दिया गया है, हमें सब कुछ दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, उसकी रूट्स में, जड़ों में बैठ गई हैं। जैसे आपको पता ही है, जातिवाद है, कास्टिज्म है, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है ना, कम्युनलिज्म है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों की डिमांड है। मतलब आपने ये खुद ने भी फील किया होगा कि ये जाति पाति, हिंदू मुसलमान, ये हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब हम इन चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये हमारे डेमोक्रेसी में बैरियर है, या इसका कुछ फायदा भी है, या इसका फायदा जो पॉलिटिशियन है वो कैसे ले रहे हैं, इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर छोटे छोटे से ही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर एक लेक्चर में एक चैप्टर हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जिस दो टॉपिक से, वो है कास्टिज्म और कम्युनिज्म। इसके बाद अपने पढ़ेंगे रीजन वाला, लैंग्वेज वाला, ठीक है। लेकिन पहले अपने ये पढ़ते हैं, कास्ट और कम्युनिज्म कैसे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने कास्टिज्म, यानी जातिवाद है। जो देखो जातिवाद है, सबसे पहले ये देखते हैं वर्ड आया कैसे, जातिवाद। इसका सबसे पहले नेचर, इसका मतलब ये आया कैसे है, नेचर ऑफ कास्टिज्म क्या है, मीनिंग। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कास्टिज्म। देखिए, जो आज के टाइम में कास्टिज्म का जो मतलब है, हमेशा से यही मतलब कास्टिज्म का नहीं था, ठीक है ना। जब अपने वेदों में भी पढ़ते हैं कि एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या था, जो सोसाइटी थी वो वर्णों में बांटी हुई थी। सोसाइटी थी वो कैसे थी, वो वर्ण में थी, जैसे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है ना, ऐसे वर्णों में थी। और ये जो वर्ण थे वो थे कर्म के हिसाब से। ये आपने पढ़ी होगी, जैसे क्या काम करते हैं, इसको बोल सकते हैं वर्क प्रोफेशन के हिसाब से, वर्क प्रोफेशन के हिसाब से बांटे थे। जैसे मतलब कि कहते अपने कुम्हार हैं, वो मतलब कि जो घड़े का काम कर रहे हैं वो कुम्हार थे। जो मतलब कि दर्जी है वो दर्जी काम करते, रामगढ़िया भाई हैं अपने, मतलब वो मिस्त्री का काम कर रहे थे। तो मतलब जो सोसाइटी थी वो ऐसे नफरत नहीं थी उसके अंदर, हेट नहीं था उसके अंदर, वो बांटी थी कास्ट में, ताकि एक काम, कोई पर्टिकुलर कास्ट वाले क्या काम करें उसके हिसाब से बांटा था, ठीक है ना। लेकिन आज धीरे धीरे जो कास्टिज्म के रूप में आ गया, तो ये वर्ण सिस्टम था, ये कास्ट के फॉर्म में आ गया और गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, गांधी जी ने कहा था, देखो मेन ये क्या था, वर्ण थे, कर्म थे, वर्क प्रोफेशन बोल दो, ऑक्यूपेशन बोल दो, इसके हिसाब से था। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है आज के टाइम में जो जाति व्यवस्था कितनी फैल गई, कास्टिज्म कितना फैल गया है। तो गांधी जी ने कहा था, जैसे उनको अम्बेडकर जी ने कहा था भी, जो छोटे कास्ट वाले हैं, लोअर कास्ट फैमिलीज हैं, उनको क्या है, सोसाइटी में अपना रिप्रेजेंटर नहीं मिल रहा। तो इसके लिए जरूरी है कि इनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्शन हो, सेपरेट इलेक्टोरल हो। ये बात शुरू शुरू में बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी, ठीक है। लेकिन फिर एंट्री हुई गांधी जी की, आपने पढ़ा हो इसके बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी, इस एंट्री के बारे में इन्होंने कहा कि अलग क्यों करवाएं भाई, चाहे कोई दलित है, चाहे कोई अपर कास्ट का है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी एक ही बंदे हैं। अगर अपने इनके लिए अलग से इलेक्शन करवाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो कास्टिज्म का जो गैप है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो इस बात को अम्बेडकर जी ने भी मान लिया बाद में, और इस चीज को बोलते हैं पूना पैक्ट।
से बोलते हैं पूना फैक्ट। अब अपने आगे देखते हैं आगे क्या हुआ इसके बारे में। ये हुआ, ये तो था कि क्या कैसे अपने देश में भी पैदा हुआ। अब अपने पढ़ते हैं कि इसके अंदर है क्या, आज की पॉलिटिक्स का इसके अंदर क्या रोल है, अपने वो देखेंगे अब। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। वैसे तो आपको पता होगा जाति पे क्या रोल है। तो सबसे पहले जो कास्ट है वो डिसीजन मेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कास्ट है वो डिसीजन मेकिंग में, तो सबसे पहला फैक्ट क्या हो गया कि कास्ट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार की डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज है, सरकार भी बड़ा ध्यान रखती है कास्ट का, ताकि कोई एक कास्ट वाले बंदे उठ ना जाए। जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, जैसे अपने राजस्थान में कुछ टाइम पहले है, अभी तो जो की सरकार है, उससे पहले वसुंधरा जी की सरकार जब थी, तो हमारी एक कास्ट ने, हमारे एक भाइयों ने रिजर्वेशन के बारे में कहा कि हमें 5% रिजर्वेशन दो। तो वसुंधरा जी ने वो बात नहीं मानी, लेकिन बाद में गहलोत जी आए, उन्होंने बात मान ली ताकि इस कास्ट वाले लोग रूठ ना जाएं। तो जो कास्ट है इसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बड़ी है। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये चीज बड़ी देखी गई है, अगर पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, कोई भी है, ये आमतौर पर देखा गया है कि ये भी बड़े ना, कहने को है भी देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन इनके अंदर भी कहीं ना कहीं है भी जाति वाली राजनीति खेले। तो ये भी ना जब अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, टिकट देते हैं, तो उस एरिया से ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जहां पर उस जाति वाले, उस कास्ट वाले लोग जाना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, इसको अपने कभी आप पर्सनली मत लेना। तो देखो मैं जातिवादी में इतना विश्वास नहीं करता हूं, ये गलत है, बहुत गलत चीज है, लेकिन अपने ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए के लिए अपने इसको समझना पड़ेगा कि है क्या, पॉलिटिक्स है क्या इसकी। देखिए जैसे जो भरतपुर वाला एरिया है, करौली वाला एरिया है, ठीक है, यहां पर हमारे जाट भाई बहुत हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर एक जाट कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ठीक है, या फिर जहां पर गुर्जर भाई ज्यादा है वहां पर गुर्जर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ताकि ना अगर वो हो सकता है कि गुर्जर बंदा बढ़िया हो सकता है बहुत खराब हो, लेकिन वो देखेंगे कि लोग तो देखेंगे अपने जात वालों को वोट डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जहां पर अपने बिश्नोई भाई है, वहां पर उनकी कम्युनिटी ज्यादा है, तो वहां पर बिश्नोइयों का बंदा खड़ा करेंगे। भी देखेंगे कि बंदा चाहे काम बिल्कुल ना करे, लेकिन बिश्नोई देख के पागल हो जाएंगे, भी हमारा बंदा खड़ा है, इसको जिताएंगे, फिर उनसे कुछ मर्जी करवा लें, ठीक है ना। तो ऐसा काम करते हैं, और ये नहीं सिर्फ इन 3-4 कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा करते हैं कि वहां के वोट लेने के लिए वहां के पॉलिटिक्स में, वहां के एरिया में, उस रीजन में अपना बंदा खड़ा करेंगे जो उस कम्युनिटी से, उस कास्ट से आता हो। एक तो ये है, और क्या है, और क्या कुछ होता है इसके अंदर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कास्ट ओरिएंटेड वोटिंग बिहेवियर, इसी के अंदर आता है ये। अब ये क्या है, मतलब कि इनका जो वोटिंग बिहेवियर है ना, लोगों का भी हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि कास्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि कास्ट की तरफ झुका हुआ है। अब
जब लोग खड़े होते हैं ना, मान लो एक स्पेसिफिक कास्ट का एक आदमी कैंडिडेट है, चुनाव में खड़ा है, तो वहां के जो उस रीजन के जो लोग हैं वो अगर उसी कम्युनिटी के हैं, हो सकता है कि बहुत सारे हो सकता है आधे भी हो कम भी हो, लेकिन जो खड़ा है ना, मान लो एक हमारा जाट भाई खड़ा है और वोटर भी जाट भाई हैं और भी हैं, तो जाट भाई तो जाट का वोट डालेंगे, कहेंगे कि ये हमारी कास्ट का है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी कास्ट बुरी है, सभी अच्छी हैं, सभी इंडियंस है, सभी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस ने जो गंदी राजनीति करते हैं, उन्होंने उनके दिमाग में बात भर दी है कि सामने वाला कैंडिडेट ये नहीं देखना भी काम क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, आपने ये देखना है कि वो हमारी जात भाई का है या नहीं है, हमारी कास्ट का है या नहीं है। तो जो वोटिंग बिहेवियर है वो भी कास्ट ओरिएंटेड हो गया है। और देखिए क्या है, देखिए एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपने पढ़ा था चैप्टर में, 15% होती है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को रेकमेंड करके एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो मिनिस्टर का जो चुनाव करते हैं, जो मिनिस्टर को चुनते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसमें भी बड़ा देखते हैं कास्ट, कि उस कास्ट के लोगों ने वोट ज्यादा दिए हैं तो उनका मंत्री भी होना चाहिए, है ना, ऐसा होता है, बड़ी गलत बात है। और क्या है, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। अब ये क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह होते हैं वो जो लोग अपनी नंबर के आधार पर, नंबर के बेसिस पर अपनी बात मनवा लें, ठीक है। अब वो कैसे, प्रेशर, जो कास्ट है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। मान लो सरकार के सामने कोई मांग है, कोई डिमांड है, अगर कुछ लोग मांगे तो सरकार हो सकता है कि इग्नोर कर दे, अगर पूरी की पूरी कास्ट बिरादरी आ जाती है तो सरकार को लगता है यार भी इतने सारे लोग हैं, हमारे वोट ना चले जाएं, तो एक टाइप से उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि ये कास्ट वाले लोगों को अगर अपने रुसा दिया, अगर ये हमसे रूठ गए, अगर हमने इनको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आगे से हमको वोट नहीं देंगे। तो जो कास्ट सिस्टम है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। अपनी कोई बात मनवानी है, तो जैसे गुर्जर भाई हैं, उन्होंने रिजर्वेशन लेना था तो सारे इकट्ठे हो गए कि हमें तो रिजर्वेशन दो, तो सरकार को देना पड़ा, मतलब एक टाइप से प्रेशर बन गया था। ऐसा था कि हमारे राजस्थान में 49% तक रिजर्वेशन दिया जा चुका था और रूल है, लिखा हुआ था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमारे गुज्जर भाई बोल रहे कि कम से कम 5% दो, तो ये देखकर तो क्रॉस हो जाता, तो ये तो काम गलत हो जाता। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, इतना बड़ा काम करना पड़ा। क्यों सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि इनका एक प्रेशर बन गया था और सरकार को चाहिए वोट, सरकार इनको नहीं चाहती कि हमसे रूठ जाए, तो कास्ट है एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और देखते क्या है आगे, कास्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और जाति। अब ये चीज देखने में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ये भी कहीं कहीं है। एक कास्ट के लोग जहां पर ज्यादा होंगे तो उस कास्ट का ही कोई ऑफिसर वहां पर डिप्लॉयड करेंगे, क्योंकि कम है लेकिन है, कहीं कहीं ये भी है, तो ये भी बड़ी गलत बात है, ठीक है। और देखते हैं, अब कुछ स्टेट हैं उनकी पॉलिटिक्स में कास्ट का बड़ा रोल है। एग्जाम्पल लेते हैं, राजस्थान हो गया अपना, है ना, यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा, इसके अलावा साउथ की स्टेट है तमिलनाडु, रुद्र वगैरह है ना, आंध्रा, ये जो स्टेट है ना
यहां पर तो सीधा सीधा जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स हो रही है। राजस्थान में है, जो ईस्ट राजस्थान है, वहां पर गुज्जर हैं, जाट हैं, क्लियरली बोल रहे हैं कि जाट ही बनेगा वहां से, तो वहां पर जाट एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, राठौड़ ही आएंगे, मतलब ऐसे कुछ होता है। यूपी बिहार है, स्पष्ट पता चल रहा है, क्लियर से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि यादवों के वोट के लिए यादव कैंडिडेट आ रहा है, यादव आ रहे हैं, ठीक है ना। दिख रहा था कि वहां पर यादवों की जो, मैं ये कह रहा कि वो बुरे हैं, बुरे नहीं है, बुरा कोई नहीं है, बुरे हैं ही पॉलिटिशियन जिन्होंने ये चीजें पैदा की हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो, यूपी बिहार है, उधर क्या हो रहा है, वहां पर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो है कास्ट के हिसाब से। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहता है, सब बराबर है, ये जातवाद कुछ नहीं माननी है, सब इंडियंस हैं, लेकिन इन्होंने अपने फायदे के लिए उसको भी खत्म करने के तुले हैं। क्या कह रहे हैं, यूपी बिहार में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो स्टेट पॉलिटिक्स है, वो भी कास्ट के आधार पर, उनके बेसिस पर हो रही है। और क्या है, एक तो ना भी बिना बोले चलो खड़ा कर दिया, इतना ही नहीं है, आगे और क्या देखो, कास्ट सपोर्ट, एक तो को चुप करके खड़ा करते हैं कैंडिडेट और अपने आप समझ लो वोट दें तो दो, ये भी कुछ ठीक होता। अभी कह के नहीं बोला कि कास्ट के हिसाब से वोट डालो, अभी कंपेन कर रहे हैं कि आपके लिए हमने इस कम्युनिटी का, सॉरी इस कास्ट का बंदा खड़ा किया है और आप इस कास्ट के हो, इसलिए आपको इसी पर्टिकुलर कास्ट को वोट करना चाहिए जो कि आपकी कास्ट को आगे लेकर आएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कास्ट की जब कंपेन होगी, इतना प्रसार होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ना, ऐसी चीजों पर, सोशल मीडिया पर, या बड़े बड़े बैनर लगे होंगे कि आपके रीजन की ये कास्ट है, इस कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, हमने इस कास्ट का ही कैंडिडेट खड़ा किया है जो आपकी बात मानेगा क्योंकि वो आपकी कास्ट का है, कोई और कास्ट का होता तो वो आपको मानता ही नहीं, वो कौन सा भारत का है, वो तो पाकिस्तान का है, इनका ऐसा लगता है, इसलिए वो उस कास्ट का बंदा खड़ा करते हैं और पूरा कंपेन करते हैं। और लोग, बड़ा ये आयरनी है, विडंबना है, लोग वोट डाल के आते हैं कि हमारी कास्ट क्या है, वो चाहे काम करे ना करे, भी नहीं हमारी बिरादरी का गया बंदा, इसी के वोट डालेंगे, ऐसा हो रहा है सिस्टम, ठीक है। और देखिए क्या है, अब इन्हीं हिसाबों, इन चीजों से क्या हो रहा है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो बढ़ रही है। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया वो भी कास्ट पॉलिटिक्स क्यों बढ़ रही है, इन चीजों के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए कि इस कास्ट पॉलिटिक्स से क्या करैक्टर है, ये देखते हैं अपने। इस कास्ट पॉलिटिक्स में करैक्टर क्या है, इसमें क्या देखने को मिलता है, कास्ट पॉलिटिक्स, देखिए एक तो पॉलिटिकल एम्बिशन, ठीक है, और कास्ट इंटरेस्ट इशू, इन दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, इन दोनों को इंक्रीज कर जा रहा है। देखो कैसे, अब जाति के, कास्ट के हिसाब से वोट डालकर, इनका मतलब ये नहीं है भी किसी जाति का भला करना है इन्होंने, या उनको आगे लेके आना जाए कास्ट को, इनका मतलब है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है, भी हमने आगे जाना है, फिर विधायक बनना है, फिर आगे जाके मंत्री बनेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मतलब इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में आगे लेके आना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एक कारण ये, दूसरा कारण किसी पर्टिकुलर कास्ट की जो कुछ इंटरेस्ट की चीजें हैं, उनके फायदे की चीजें हैं, उनको भी लाना है। जैसे जैसे रिजर्वेशन था, एक खास कास्ट को रिजर्वेशन चाहिए था, तो उसके लिए पॉलिटिक्स है, ठीक है। और क्या है, इससे क्या, इससे होता क्या है, और इससे एक कास्ट डोमेन रीजन बन जाता है, मतलब एक ऐसा एरिया, पर्टिकुलर एरिया बन जाता है जहां पर उस कास्ट वालों की चलेगी, उनका ही वहां पर प्रभाव होगा, उनका डोमेन होगा, उनका डोमिनेंस होगा।
जैसे आपने देखा होगा ईस्ट राजस्थान है, वहां पर गुज्जर जाट इनकी क्यों चल रही है? क्योंकि वहां के पॉलिटिशियंस ने ऐसा कर दिया है, वहां पर दिखा दिया है कि मेजोरिटी इस कास्ट वालों की है और इनकी बातें मानी जा रही है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स है वो उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिससे जो दिखती हैं एक कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अपन देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, वो भी अपन देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है। देखिए इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब कास्ट की बात होती है, देखो कुछ फायदे भी हैं लेकिन वो कम है, लेकिन अपन देखेंगे फायदे तो हैं तो देखेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट है क्या है देखेंगे। पॉलिटिक्स में ना जाकर देखते हैं क्या है। एक तो कोई छोटे मोटे मसले हैं ना, तो उसके लिए पंचायत वगैरह नहीं बुलाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने कास्ट के तो कोई दो बंदे उसमें लड़ाई हो गई है तो कास्ट का ना एक परिवार सा बन जाता है। तो वो लोग क्या एक दूसरे के साथ समझ गए भी, मान लो एक कास्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान लो दो के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ये नहीं गांव की पंचायत बुलाएंगे कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग ना समझाएंगे भाई यार एक ही बिरादरी के हैं, ढंग से रहो यार, कोई दिक्कत है तो तू बता, ठीक है ना, हम सुलझाएंगे। तो जो आपस में जो तालमेल है वो बढ़ जाता है इनका, ठीक है। एक दूसरे के कांटेक्ट में कम्युनिज्म है इसके अंदर, कम्युनिकेशन सॉरी, इनका जो कम्युनिकेशन है, इनके अंदर जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाते हैं। बता देगा कि हाँ, जैसे कोई मान लो एक हमारा जाट भाई है, एक और दोनों मिले आपस में, कि बताएगा कि हाँ मेरे उस शहर में ननद की वो बुआ की वो रहती है, कि हाँ वो रहती है, अपने तो भाई है, फिर ऐसे करके मतलब थोड़ा सा वो बढ़ रहा है। ये अच्छी बात भी है, लोगों में थोड़ा सा वो प्यार बढ़ रहा है इसके कारण भी, हाँ एक ही जाति के हैं, चलो ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कास्टिज्म अच्छा है, अच्छा नहीं है बिल्कुल ये, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, इसकी जो पॉजिटिव इंपैक्ट है अपने उसके बारे में पढ़ रही हैं, ठीक है। और क्या है, एक आती है पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म अमंग पीपल। अब ठीक है, पॉलिटिशियन है, राजनेता है, राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन इसके से एक चीज फायदा है कास्टिज्म से, कि वो कास्ट वाले लोगों के बीच में ना उनके अंदर भी राजनीति थोड़ी आ जाती है। जैसे गांव में चुनाव होते हैं सरपंच के, तो सिर्फ वो दो सरपंच चुनाव लड़ रहे होते हैं, पूरा गांव ही लड़ रहा होता है, आधा गांव एक तरफ आधा गांव एक तरफ, मतलब पॉलिटिक्स में पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। एक बड़ी चीज है जो इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो है कि नो रिलीजन डिस्प्यूट या नो रिलीजन पॉलिटिक्स। देखो सबसे जो घटिया अपने देश में राजनीति वो है हिंदू मुसलमान की, रिलीजन की, हिंदू मुसलमान जो दंगे करवाती है, वो चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता, अच्छी बात है ये। कास्टिज्म जब बढ़ जाते हैं तो वो जो बड़े दंगे हैं ना हिंदू मुसलमान वाले, जो बड़े घटिया चीज है वो उसको भूल जाते हैं लोग। ये इसकी अच्छी बात है कास्टिज्म की भी, इस तरफ इसका ध्यान झुक जाता है। और एक बात क्या है, एक है रेडोल्फ एंड रेडोल्फ, रेडोल्फ एंड रेडोल्फ, इन्होंने एक बात कही है, ये बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि जो कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स है जो, इससे क्या है जो कास्ट है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाते हैं और लोग देखते हैं कि हमारे अंदर सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब अपने देखेंगे जो मेन चीज है इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है।
तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो यही है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें कास्ट नहीं होना चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट देश में होनी चाहिए थी, वो बुरी तरह से नीचे गिर रही है। समझिए, जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट देश में होनी चाहिए थी वो गिर रही है। हमारी डेमोक्रेसी में क्या था, सब इक्वल है, सब इंडियंस है, एक यूनिटी होनी चाहिए, वो चीज खत्म हो रही है। लोग बिखर रहे हैं, लोग कास्ट में पढ़ रहे हैं, जातिवाद में पढ़ रहे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक 70 साल हो गए देश आजाद हुए को, 73 ईयर्स हैं हो गए हैं। तो जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट अब तक चाहिए थी इतने सालों में, वो क्यों नहीं हो सकी है? इसका कारण है कास्टिज्म। ठीक है। दूसरा क्या है, ये हार्मफुल है किसके लिए? ब्रदरहुड के लिए, भाईचारे के लिए। देखो, सभी बात वाले अपने एक से भाई बहन है, ब्रदरहुड होना चाहिए। लेकिन कास्ट ने क्या दीवारें खड़ी करती हैं कि तू तो फलानी कास्ट का है, तू ऊंची कास्ट के, नीची कास्ट का है, तू अलग कास्ट का है, मैं अलग कास्ट का हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें राइट ऑफ इक्वलिटी दिया गया है, लेकिन ये कहां जाता है? मन में तो नहीं रहना, लिखा हुआ राइट ऑफ इक्वलिटी, लेकिन अंदर जो भावना होनी चाहिए वो चीज खत्म हो रही है। किस कारण? इस कास्ट पॉलिटिक्स के कारण। और क्या है? नैरो थिंकिंग कास्ट को लेकर, भी सिर्फ अपनी जात का भला करना है, अपनी कास्ट का भला करना है, देश चाहे कहीं जाए। तो देश की डेवलपमेंट को, देश की भलाई को छोड़कर अपनी कास्ट पर रह जाते हैं। ये एक नैरो थिंकिंग बन रही है। इसके अलावा और क्या है? एक पोलर सिस्टम बन रहा है। देखो, आइडियोलॉजी का एक पोलर सिस्टम बन रहा है। अभी इसका मतलब क्या है वो समझते हैं अपने। पोलर सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब ना, एक तो भी सारे लोग बोल के गए कि हमारे देश को हमने इस पॉइंट पर जाना है, सारे हिंदुस्तान वाले बन जाए, सारे हिंदुस्तानी बन जाए। एक अलग जात बन गई, एक अलग जात बन गई। वो बोले मैंने यहां लेके जाना है, वो बोले मैंने यहां लेके जाना है। मतलब ये बोल रहे हैं कि देश ऐसा होना चाहिए, बोल रहे हैं देश ऐसा होना चाहिए। तो दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग होगी ना, तो पोलर आइडियोलॉजी बन रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर सब इकट्ठे हो, सबकी एक राय हो, लेकिन ये अलग अलग हो रही है। एक ये दिक्कत है इसमें। एक क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कास्ट के हिसाब से बंट गई है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, इसको जो है इस पार्टी से जुड़ी चीज बताओ ना। जैसे बीएसपी वाले अपने दोस्त हैं, वो क्या करें, वो एक कास्ट को वोट कह रहे हैं, इस कास्ट को आगे बढ़ाओ, दलित को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अभी दलित पीछे हैं, लेकिन सभी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारे देश को आगे ले जाना है। तो एक कास्ट को ही कर रहे हैं, अभी टारगेट कर रहे हैं, इस कास्ट को ही आगे लेकर आना है, इस कास्ट की पॉलिटिक्स करनी है। बाकी देश कहां जाए? अभी जो देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश की गवर्नेंस है, वो पूरे देश की है, किसी एक कास्ट की नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक ही कास्ट को आगे लेकर आ रही है। ये बात गलत है। एक क्या है, जो कंट्री की एडवर्सिटी है, सॉरी, जो कंट्री की जो ग्रोथ है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा देश ये जातिवाद, कास्टिज्म में उलझा पड़ा है। दूसरी बात क्या है, जो आपने पहले देखा था, जो गवर्नमेंट है उसको जो डिसीजन लेने चाहिए, जो पॉलिसीज लेनी चाहिए, वो कई कास्ट के प्रेशर में वो पॉलिसीज नहीं ले पाती, वो पॉलिसीज नहीं बना पाती, वो डिसीजन नहीं बना पाती। तो कास्ट का प्रेशर है, उससे वो गलत डिसीजन भी ले लेती है। और कई बार ये जो कास्टिज्म है, ये वॉयलेशन नहीं होता, ये इससे दंगे भी हो जाते हैं। भी हमारी जात वालों को ये बोल दिया, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है ना? कुछ नहीं है, पॉलिटिशियन है, अपने फायदों के लिए लोगों को भड़का देते हैं। भी लड़ेंगे, फिर हम हटाएंगे, फिर कहेंगे भी हमारे तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला हम लेंगे, संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर, ऐसे जाकर लड़वाते हैं। होता कुछ नहीं है। तो जो पॉलिटिशियन है, जो वो क्या है, कास्ट के हिसाब से लोगों को लड़वाते हैं, वॉयलेशन करवाते हैं, ताकि पावर में आ सके। और ये जो चीजें हैं, कास्टिज्म है, जो हमारे उसूल हैं, हमारे जो संविधान में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में असूल लिखे हैं, हमारे जो आइडियोलॉजी हैं,
उसके खिलाफ है। क्या आइडियोलॉजी है? हमने फ्रांस से ली है, इक्वालिटी और लिबरल। इक्वालिटी और लिबरल, ये जो हमारे दो सिद्धांत हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कास्टिज्म हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और नतीजा ये निकलता है कास्टिज्म का कि कुल मिलाकर देखो 2-4 पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि देश को ये खाई में डाल रहे हैं। अगर पूरा देश एक साथ डेवलप होगा तो जो 2-4 इसके जो फायदे हैं वो भी इसके अंदर ही आ जाएंगे, तो इससे नुकसान ज्यादा और फायदे कम है। अब ये तो होगा कास्टिज्म। अब इसके बाद एक बड़ी और खतरनाक चीज आ रही है जो आप पढ़ते रहते हो, वो है कम्युनलिज्म। इसको बोल देते हैं हिंदी में संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे देखो, दो संप्रदायों के बीच में लड़ाई। अब संप्रदाय क्या हो सकते हैं? जैसे हिंदू एक संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है। आप बोलोगे धर्म है, ठीक है, धर्म भी यही है, लेकिन इसको आइडियोलॉजी के हिसाब से कम्युनिटी बोलते हैं, इसको एक संप्रदाय बोलते हैं। अब ये जो पॉलिटिक्स है, ये हमारी डेमोक्रेसी में सबसे बड़े बैरियर है। आपको भी पता है, कम्युनिज्म में सबसे बड़ा जो एग्जांपल दिया जाता है वो है हिंदू मुस्लिम। कोई टीवी चैनल लगा लो, पॉलिटिक्स, कहीं पर वोट हो, कहीं पर इलेक्शन होने हैं, आ जाएंगे। मैंने नहीं देखा कभी भी कोई हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। लड़वाते कौन है? ये पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए। तो आज अपन ये देखेंगे कि हिंदू मुसलमान है, जो कम्युनलिज्म है वो इंडियन डेमोक्रेटिक में कैसे बैरियर है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं ये चीज आई कहां से है। हमारे देश में जो कम्युनलिज्म है वो आई कहां से है? ये लेकर आए थे अंग्रेज, जो ब्रिटिशर थे। तो ब्रिटिशर की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। वो जाते हिंदुओं के पास कि हम तुम्हारी मुसलमानों से रक्षा करेंगे, तुम हमें पैसे दो, ऐसे करो। फिर ही जाते मुसलमान के पास, अरे यार हिंदू तो बेकार है, तुमको हम बढ़िया पोस्ट देंगे। ऐसे करके दोनों को लड़ाते रहते और दोनों से पैसे ऐंठते रहते, दोनों को अपनी अपनी साइड रखते राजी, और ये आपस में मिलते नहीं थे भी हमको तो अंग्रेज लड़ा रहे हैं। तो एक पॉलिटिक्स का ट्रायंगल बना लिया था अंग्रेजों ने, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्रिटिशर्स हैं। इन दोनों के बीच में इन्होंने कभी भी आपस में आके बात नहीं की भी यार हमें सच में ऐसे कोई मतभेद है, हमें अंदर कुछ है ऐसा कि हम लड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये लड़ा रहे थे। तो स्टार्टिंग की थी ब्रिटिशर्स ने, और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है कम्युनिज्म का, वो क्या है? वो है पार्टीशन। सबसे जो मतलब कड़वी मेमोरी है, बिटर मेमोरी, बिटर मेमोरी ऑफ पार्टीशन। आप भी जानते हो भारत 2 टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ था पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तानी था, और बाकी था भारत। कह दिया गया कि हिंदू यहां रहेंगे और मुसलमान यहां, लेकिन भारत वाले अच्छे थे, इन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर हिंदू मुसलमान सारे रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया यहां तो रहेंगे हम मुसलमान, हमारे मुसलमानों का अलग देश बनेगा। लोगों से नहीं पूछा था कि आपको अलग देश चाहिए नहीं चाहिए। इनके जो थे ना लीडर्स थे, इन्होंने अपने शौक करने थे पूरे, अपने फायदे के लिए। इतने घटिया लोग थे वो, जिन्ना था एक तो मुसलमानों का, सारे मुसलमान अच्छे थे, भारतीय रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें यहां रहेंगे तो हमको वोट कम मिलेंगे मुसलमानों के, अलग देश बनाएंगे तो सारे मुसलमान होंगे तो हमें वोट मिलेंगे। तो इन घटिया लोगों ने अपनी राजनीति खेलने के लिए अलग देश बना दिया। तो सबसे जो बिटर मेमोरी है वो है पार्टीशन। अब इनका क्या लगा, ये जो जिन्ना नाम का घटिया आदमी था, ये पहले भी दिल्ली में बड़े आराम से रहता था, फिर चला गया ये इस्लामाबाद, लाहौर चला गया, वहां पर बड़े आराम से था। दुख भोगा किसने? जो ये लोग थे, पंजाब के लोग थे। 2 शहर थे, ट्विंस कंट्रीज थी, अमृतसर और लाहौर, एक चलेगी पाकिस्तान में, एक चलेगी हिंदुस्तान में। पैदल लोग यहां पर आ रहे थे चल के, ये इधर आ रहे थे। ऊपर वालों ने भड़का दिया कि दूसरे हिंदुओं को भड़का दिया, सिखों को भड़का दिया कि मुसलमान लोग घटिया हैं, हमें गाली निकालते हैं।
मुसलमानों को भड़का दिया कि ये लोग घटिया हैं, हम अपने देश में रहेंगे। देखो कोई भी देश जो छोड़ेगा, ये छोड़ के यहाँ पर क्यों आएगा? उनको भड़काएंगे कि वो तो उनका है, अपने के लिए अपना तो अलग हो गया, अपने तो यहीं रहेंगे। इनको भी कह दिया अपने तो यहीं रहेंगे। तो जब इधर आ रहे हैं तो लड़ाई तो होगी ना। अपना घर छोड़ने का मन किसका करता है? अपना अपन कितने हजार साल से वही घर था इनके पुश्तों का, वो छोड़कर घर छोड़कर जा रहे हैं। अपनी जमीनें जहां पर उन्होंने बचपन से खून बहाया है, जहां पर उनके पशु रहे हैं, जहां पर वो खुद रहे हैं, जहां पर उनका बचपन बीता है, जवानी बीती है, वो छोड़कर जब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इस गंदी राजनीति के कारण। ऑन रिकॉर्ड बात है ये कि लगभग ये बोलते हैं कि जो 10 लाख पार्टीशन में 10 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 83,000 वुमेन का रेप हो गया था। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन असली बात इससे कई गुना ज्यादा है। और ये सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है किसके कारण? कम्युनिज्म का। हिंदू मुसलमान असल में नहीं लड़े थे, हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते थे आपस में ये, लेकिन इनके जो घटिया लीडर्स थे इन्होंने ये पार्टीशन करवा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हो गया, अब अलग एक फ्रिंज बन रहा है, एक अलग लहर चल रही है। क्या चल रहा है? फ्रिंज ऑफ सेपरेशन। देखिए क्या है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हिंदू महासभा, इसके अलावा अकाली दल, जमात ए इस्लाम, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जिनका काम ही है लोगों को लड़ाना। ये एक टाइप से ना इन लोगों की भी, हम तुम जिन लोगों को लीड कर रहे हैं उनकी आवाज बन रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं ये। तो ऐसी पार्टीज बन गई हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी के हिसाब से भी। हम कम्युनिटी के हिसाब से मतलब इन्होंने क्या किया, पूरे देश की कम्युनिटी को आइसोलेट करने का ठेका ले लिया है। इनको बांटने के लिए इन्होंने ये बना लिया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि हम हिंदू महासभा आ गई कि हम हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, हिंदुओं को आगे लेके जाएंगे। अकाली दल आ गए हैं भी हम सिखों की रक्षा करेंगे। ये आ गए जमात इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी हम मुसलमानों को पीछे नहीं रहने देंगे। है सारे एक ही, लेकिन अपने राजनीतिक फायदों के लिए इन्होंने ये पार्टीज बना ली हैं। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है कम्युनिज्म से कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो आबादी में कम है, माइनॉरिटीज हैं, तो इसके कारण वो इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं, वो बैकवर्ड हो रहे हैं। क्योंकि देखो हिंदू है, देखो राजनीति नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, ये तो हिंदू है तो मुसलमान है, अब ये ज्यादा है तो ये अपने ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह रहे हैं। लेकिन ये सभी आपस में थे भाई भाई, लेकिन इनके जो लीडर्स हैं इन्होंने काम उठा दिया और इनको पीछे कर रहे हैं। जिससे क्या है, जो वीक कम्युनिटीज हैं वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली पीछे रह रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे और क्या हुआ, इस मतलब फूड डालने से कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, जो पाकिस्तान है उसने फायदा लिया है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एंड कॉन्सिक्वेंसी, देखो क्या हुआ, आपको पता है कि लगभग 80s के बाद से पंजाब में बड़ा माहौल गर्म रहा है। जो सिख हैं, हमारे सिख भाई हैं, सिख भी कहीं हद तक उनको लगता रहा कि जो सरकारें हैं उनको अपोज कर रही है, उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो कुछ हमारे सिख भाई हैं उनके मन में आ गया कि एक अलग देश बनाएंगे ना, ऐसा कुछ था। फिर ठीक है, अभी घरों में झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, उनको लगा कि हमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें अलग कंट्री बना के दो, खालिस्तान बना के दो, ऐसे कुछ बातें उठी। लेकिन उनको हमारे देखो घर का मामला था,
कुछ मतभेद हो गए थे वो सुलटा सकते थे, लेकिन जो पाकिस्तान है, हमारा जो घटिया पड़ोसी पाकिस्तान है, उसने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की। 81 से 93 तक, जब तक पंजाब में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, पाकिस्तान ने क्या किया, खुद के तो उनसे बर्तन समझते नहीं, खुद के तो जो पंजाब के सिख है ना, उनको पीछे से हथियार दे रहे हैं, हाँ भाई तुम अलग बन जाओ, तुम अलग देश बना लो। तो जो कम्युनिज्म है ना, इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया है। तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा एंड कंस्पिरेशन क्या है, 81 से 93 का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें जो पंजाब के सिख हैं इनको भड़काने की कोशिश की है कि तुम लोग अलग हो जाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे चीज ये निकली है कि ये सिख हैं जो हमारे भाई हैं, हम जो सिख भाई हमारे साथ हैं, ये है इंडियन ही। ठीक है, कुछ समय के लिए रूठ गए थे, इनको कुछ अपनी बातें मनवानी थी तो कुछ गुस्सा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो घटिया पड़ोसी है पाकिस्तान उसकी बात मानेंगे हम, ठीक है ना, एक ही है। अब ये जो सारा काम क्यों हो रहा है, इसका एक बड़ा कारण है जो हमारी सरकार है उसकी अपाती, उसकी नेग्लिजेंस। इसका कारण क्या है, ये सब कुछ होने का कारण क्या है, अपाथी एंड अपाथी एंड नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है ना, मतलब छोटे छोटे कोई वॉयलेशन या आंदोलन हो रहे हैं तो तब इन पर ध्यान नहीं देती है, पता तब चलता है जब ये भड़क जाएं और दंगे हो जाएं, राइट्स हो जाएं, तब ध्यान देती है। अगर इनको छोटे होने से पहले ही वहां पर अपने मतलब कोई ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भेजकर मामला शांत करवा दें तो ये दिक्कत हो ही ना, ठीक है ना, ये चीज है। इसके अलावा क्या है, जो पॉलिटिकल इलेक्ट्रोल्स हैं, मतलब कि धर्म के आधार पर राजनीति है, हिंदू वाले वोट हमें दो, मुसलमान वाले वोट हमें दो, इससे भी ये चीज बढ़ रही है। वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसका भी इसमें बड़ा रोल है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उस चीज का भी इसमें बड़ा रोल है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि इसके और नुकसान क्या है, जो कम्युनलिज्म है उसके और क्या नुकसान है। पहले आप सोचिए क्या नुकसान है। देखिए इसके क्या नुकसान है, वैसे तो आपको पता ही है, जो धर्म के आधार पर राजनीति, इसके नुकसान क्या है। एक तो क्या है, म्यूचुअल हेटर्स, आपस में दुश्मनी बढ़ रही है, हिंदू मुसलमान की आपस में बढ़ रही है ना दुश्मनी, बड़ा कारण है। एक है इकोनॉमिकल लॉसेस, देखो जहां पर लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, वहां पर कई कई बार कर्फ्यू लग जाता है, कई कई दिन तक बाजार बंद रहते हैं, फैक्ट्रीज बंद रहती हैं वहां पर पीस करने के लिए, पीस कीपिंग के लिए, शांति के लिए, तो उसके कारण ये चीज नुकसान हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा लोग मर रहे हैं, लॉसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, दंगे हो गए हैं, वहां पर भड़का दिया पाकिस्तान वालों ने कि हमारे मुसलमान भाइयों की रक्षा करो। अरे कुछ नहीं हो रहा मुसलमान भाइयों को, हम सब एक साथ रहना जानते हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो भड़काने वाले हैं, जो बताते हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर वो पत्थर मारते हैं हमारे जवानों पर, ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, तो लोग भी मरते हैं, बेकसूर लोग मरते हैं। इसके अलावा वहां पर एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है वहां पर, ठीक है, ये भी गलत बात है। इसके अलावा ये जो सब चीजें हैं, वो जो इंडस्ट्री को लगानी है, या फिर जो नेशनल यूनिटी है, सॉरी जो नेशनल यूनिटी है, जो राष्ट्र की एकता है, जो हिंदुस्तानी वाली भावना है, हम इंडियन है, उस चीज में कहीं ना कहीं ये बाधा है, कहीं ना कहीं ये हर्डल है। हिंदू मुसलमान क्या है, ऐसा लोग कहना छोड़ रहे हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। और क्या है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी है, समझते हो आप, देश की जो सिक्योरिटी है उस पर भी रिस्क है, ठीक है, टेररिज्म आ रहा है इसके कारण, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो सब चीजें हैं, ये जो हमारी हमने इंडस्ट्री लगानी है कहीं पर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल है जो
उसकी ग्रोथ में ये बड़ा हर्डल है कि जहां पर दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान है, वहां पर कोई आदमी आकर अपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगा, इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? तो देश को कमर्शियली बड़ा लॉस हो रहा है इस चीज के कारण, ठीक है ना। अब कुछ सजेशन है इसको खत्म करने के लिए। देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक है ना, जो अपीजमेंट है, आपको बताना भूल गया बीच में, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बड़ी होती है। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण। इसका मतलब है किसी एक कम्युनिटी से वोट लेने हैं, उसको राजी करने के लिए उसकी गलत और सही, जायज और नाजायज सारी बातें मान लेना, इसे बोलते हैं अपीजमेंट, ठीक है ना। तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बंद करनी चाहिए, एक तो ये चीज है। एक है, सभी हमारी जो एजुकेशन है उसमें पढ़ाया जाए कि हिंदू मुसलमान लड़ाई कुछ नहीं है। ये जो चीजें हैं आपस में ब्रदरहुड, एकता वाली जो बातें हैं वो हमें पढ़ानी चाहिए, हमें सिलेबस में ऐड करनी चाहिए। और क्या है, अलग अलग जगह पर जाकर ग्रुप्स डिस्कशन कराओ भी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि प्यार की, ब्रदरहुड की भावना सभी में लेकर आए। कुछ चीजें ये जो इस चीज को दूर कर सकती हैं, इसके लिए एक कमेटी बनी जिसको कहते थे सचार कमेटी। ये बनी थी 2005 में बनी थी, सॉरी 6 में। अब इस कमेटी ने बताया था कि कैसे ठीक कर सकते हैं। इसने 2 दिन दिए थे, रिफॉर्म्स करो, जैसे मुस्लिम भाइयों को अलग से 5% रिजर्वेशन दे दो, ये चीजें दे दो। लेकिन इससे क्या है, चीजें सेट होने की बजाय जो नफरतें हैं वो बढ़ जानी थी, तो वो बातें इनकी मानी नहीं गई। आज भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स बढ़ रही है, इसे हम रोक सकते हैं। देखिए, हम आने वाली पीढ़ी, अगर हम ही कह देंगे कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हम सब भाई हैं, प्यार से रहेंगे, तो कोई हमें बांट नहीं सकता। तो ये जो सबसे बड़ी बाधा है हमारी डेमोक्रेसी में, इसे हम खुद दूर कर सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं विदा लेता हूं, अगली क्लास में अपने अगले जो हर्डल है हमारी डेमोक्रेसी में, जो क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, लिंग्विस्टिज्म है, जो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन, जो हर्डल्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।